नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, थारू का कुआं। थारू का कुआं, संपादक देवकी नंदन शर्मा, कथानक कुमुद रस्तोगी, चित्रकार अमित केशु। गोपालपुर गांव अजूबों का गांव था। शाम होती ही गांव के मुखिया हरभजन सिंह की चौपाल पर लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता था और किस्से व कहकहों से सारा गांव गूंज उठता था। गोपालपुर का मनसुख खबरों का एक चलता फिरता अखबार था। वह दिन भर खबरों को इकट्ठा करता और शाम होते ही मुखिया की चौपाल पर जा पहुंचता और दिन भर की खबरों में नमक मिर्च मिलाकर उन्हें चटपटा बना देता। आप लोगों ने कभी किसी घने बरगद के पेड़ पर किसी को ढोलक बजाते देखा है? नहीं देखा ना? मैंने भी कभी नहीं देखा, पर सुना जरूर है। घटना अपने ही गांव के भूतहा मैदान की है। कल शाम तुलसीपुर का राम रतन जब इस गांव से होकर गुजर रहा था तो अचानक थारू के कुएं के पास उसने एक बरगद के पेड़ पर ढोलक बजते सुनी थी। इतना ही नहीं, उसने उस पेड़ से खून बरसते भी देखा था, जिसके छींटे में उसके कपड़ों पर देखकर आ रहा हूँ। बड़ी ताज्जुब की बात है। मैं तो कितनी ही बार उस रास्ते से गुजरा हूँ, पर मैंने ना तो वहाँ कुछ देखा और ना कुछ सुना। लेकिन यह सच है मुखिया जी। अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो कल राम रतन को बुलाकर उसी से पूछ लेना। हाँ हाँ, कल उसी को बुलाकर पूछेंगे। अगले दिन मुखिया ने राम रतन को अपने पास बुलवाया। क्यों राम रतन, मनसुख जो कह रहा है वह सही है? बिल्कुल सही है मुखिया जी। मेरा तो उस दिन डर के मारे बुरा हाल हो गया था। फिर तो हम भी इस अजूबे को अपनी आंखों से देखेंगे। तो आज रात ही चलिए मेरे साथ, आप भी देख लेना। रात को? हाँ मुखिया जी, ये अजूबे अक्सर रात में ही देखने को मिलते हैं। उसी दिन रात को मुखिया अपनी बंदूक लिए गांव के कुछ लोगों के साथ भूतहा मैदान की ओर चल पड़े। मनसुख और राम रतन भी उनके साथ थे। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। थोड़ी ही देर में वे सब लोग उस भूतहा मैदान में जा पहुंचे। कहाँ सुनी थी तुमने वह ढोलक की आवाज राम रतन? यहीं थारू के कुएं के पास, उस बरगद के पेड़ के ऊपर सुनी थी मुखिया जी। और खून बरसते कहाँ देखा था? इसी पेड़ के नीचे, जहाँ पर इस वक्त आप खड़े हैं। तभी बरगद के पेड़ से ढोलक के बजने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। सुनिए मुखिया जी, बरगद के पेड़ से ढोलक के बजने की आवाज आ रही है। हाँ, ढोलक बज रही है मुखिया जी। उसी क्षण, गंगू, इस पेड़ पर रोशनी डालकर देखो कि कौन पेड़ के ऊपर बैठा ढोलक बजा रहा है। जी मुखिया जी। गंगू ने टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डालकर देखा। पेड़ पर तो कोई नहीं है मुखिया जी। कोई नहीं है? तो फिर यह ढोलक की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी पेड़ के ऊपर से खून भी बरसने लगा। खून? मुखिया जी देखो, खून बरस रहा है। हाँ, खून ही है मुखिया जी। खून की बूंदें अपने कपड़ों पर गिरती देखकर मुखिया भी आश्चर्य में पड़ गया। अजीब बात है, पहले ढोलक की आवाज आई और उसके बाद खून बरसने लगा। यह क्या तमाशा है? यह कोई तमाशा नहीं मुखिया जी, मुझे तो भूतों की करामात लगती है। भागो, वरना सब मारे जाओगे। भूत का नाम सुनते ही सब लोग वहां से भाग खड़े हुए। भूत, भागो! ढोलक के बजने तथा खून बरसने वाली घटना से गांव के लोगों में दहशत फैल गई। तभी एक आश्चर्यजनक घटना और घट गई। गोपालपुर गांव के पंडित राजा राम का बेटा अजय फौज में कैप्टन था और कई वर्षों बाद वह छुट्टी लेकर अपने गांव आ रहा था। उसे भूतहा मैदान के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए रात हो जाने पर भी वह उसी रास्ते से होकर गांव जा रहा था कि अचानक थारू के कुएं के पास पहुंचकर उसे ढोलक के बजने की आवाज सुनाई दी। अरे, यह ढोलक की आवाज कैसी? इतनी रात गए इस वीराने में कौन ढोलक बजा रहा है? फिर 2 कदम आगे बढ़ते ही उसके ऊपर खून की बारिश होने लगी। अरे, ये खून की बूंदें कैसी? इससे पहले जब मैं गांव आया था तो कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी। खैर, गांव जाकर इसका भेद मालूम करूंगा। वह अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक किसी भारी चीज से टकराकर गिरते गिरते बचा। उफ, यह पत्थर रास्ते में किसने डाल रखा है? मैं गिरने से बच गया। यह कहकर अजय ने जैसे ही वह पत्थर हटाने के लिए अपना हाथ नीचे किया कि चौंक कर पीछे हट गया। अरे, यह तो किसी आदमी की लाश है। अगले ही क्षण उसने लाइट जलाकर जब उस आदमी को देखा तो उसके मुख से जोर की चीख निकल गई, पिताजी! अगले ही क्षण वह लाश को उसी दशा में छोड़कर लोगों को बुलाने के लिए तेजी से गांव की ओर भाग खड़ा हुआ। कुछ ही देर में वह हाँफता हुआ मुखिया की चौपाल पर जा पहुंचा। मुखिया जी, जल्दी करिए,
थारू के कुएं के पास न जाने किसने मेरे पिता की हत्या कर दी है। पंडित जी की हत्या? कुछ ही देर बाद थारू के कुएं पर गांव के लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। बेटा, बुरा न मानना, यह हत्या नहीं बल्कि भूतों का कारनामा है। नहीं मुखिया जी, यह हत्या है। क्या आप भी इन भूत प्रेतों में विश्वास करने लगे मुखिया जी? पहले नहीं करता था बेटा, लेकिन जब से अपनी आंखों से घटनाएं देखी हैं तब से करने लगा हूँ। उफ, यह कैसा अंधविश्वास है। तभी पुलिस की जीप भी वहां आ गई। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए भूतों का एक और कारनामा। सब कुछ जानते हुए भी लोग न जाने क्यों इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर प्रशांत ने अपनी कार्यवाही पूरी करने के बाद लाश सील मोहर करके अपनी जीप में रखवा दी। मुझे बड़ा दुख है मिस्टर अजय कि आपके पिता भी दुर्घटना के शिकार हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन इंस्पेक्टर, यह कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि एक सीधी सादी हत्या है। मिस्टर अजय, आप बहुत दिनों बाद इस गांव में लौटे हैं, इसलिए आपको यहाँ के हालात का पता नहीं है। यहाँ भूतों ने बहुत उत्पात मचा रखा है। आपके पिता भी उसी हादसे के शिकार हुए हैं। इतना कहकर प्रशांत अपनी जीप लेकर चला गया। अजय भी हताश सा अपने घर लौट आया। कुछ दिन बाद अजय का दोस्त केशव पंडित उसके पिता के मरने की खबर पाकर गांव आया। चाचा जी के कत्ल की खबर सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ अजय। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि यहाँ लोग पिताजी की हत्या को हत्या नहीं, भूतों का एक हादसा बताते हैं। क्या यह संभव है? होने को तो इस दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन चाचा जी का एकाएक इस तरह मरना कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। फिर उस साजिश का कैसे पता चले केशव? तुम घबराओ नहीं मित्र, मैं तुम्हारे पिता के कातिलों को पकड़कर कानून के हवाले करूंगा। अगर ऐसा संभव हो जाए तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है मित्र, यह तो मेरा फर्ज है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद केशव पंडित ने अजय के साथ मिलकर एक गुप्त मंत्रणा की। हाँ, कातिल तक पहुँचने के लिए तुम्हारी यह तरकीब ठीक रहेगी। तो फिर ठीक है, हम इसी योजना पर अमल करेंगे। उसी रात केशव पंडित घर के बाहर चबूतरे पर अपनी चारपाई डालकर लेट गया। केशव पंडित गुप्तचर विभाग का एक बड़ा अधिकारी भी था। अचानक रात के 12 बजे उसने देखा कि एक काला लबादा ओढ़े कोई साया एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में कोई पैकेट लिए तेजी से भूतहा मैदान की ओर बढ़ा जा रहा है। अरे, यह काले नकाब में कौन आदमी है और इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? अगले ही क्षण केशव अपनी चारपाई से उठा और दबे पांव उसका पीछा करने लगा। आज पता चलेगा कि ये कैसे भूत है। वह नकाबपोश थारू के कुएं के पास जाकर रुक गया। उसने कुएं में झुककर 3 बार कोयल की आवाज लगाई, कुहू कुहू कुहू। तभी कुएं के अंदर से एक लिफ्ट ऊपर आई और वह नकाबपोश उस लिफ्ट पर सवार होकर कुएं के अंदर चला गया। कमाल है, अभी तो लिफ्ट ऊपर थी और अभी ही गायब हो गई। जरूर कुछ दाल में काला है। कुछ देर बाद उसी लिफ्ट के सहारे 2 नकाबपोश कुएं से बाहर निकले। कहो, उस हत्या के बारे में कोई ज्यादा हंगामा तो नहीं हुआ? नहीं, गांव वालों और पुलिस को पूरा विश्वास हो गया है कि वह हत्या भूतों ने की है। चलो, इस बात से तुम्हें तो फायदा हो गया, तुम्हारा बदला भी खत्म हो गया। सो तो है, साला अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझता था। उसका बेटा फौज में क्या था, खुद अपने आप को फौजी समझने लगा था। अच्छा, अपने सरदार की कोई खबर मिली? अभी तक तो नहीं मिली। वैसे सुना है कि इस बार वह खुद माल लेने आ रहे हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर पहले वाला नकाबपोश वापस गांव की ओर लौट पड़ा और दूसरा नकाबपोश उसी लिफ्ट के सहारे नीचे कुएं में समा गया। तो यह माजरा है। अगले दिन सुबह केशव ने रात वाली घटना अजय को बता दी। एक बात बताओ मित्र, तुम्हारे पिता की गांव के किसी आदमी से दुश्मनी थी? किसी से नहीं, वह तो बहुत सीधे स्वभाव के आदमी थे। इसका मतलब है कि हमें अब गांव के लोगों की जासूसी करनी होगी। इतना कहकर केशव पंडित वापस अपने शहर चला गया। कुछ दिनों बाद उस गांव में न जाने कहां से साधुओं का एक दल आ पहुंचा, जिसने भूतहा मैदान में अपना डेरा जमा लिया। भैरव, हमारा यहीं डेरा लगा दो, यहाँ बहुत शांति है। जो आज्ञा महाराज। साधुओं के उस दल में कई युवा साधु भी थे। गांव के मुखिया को जब उस साधु मंडली के आने का पता चला तो वह अपने कुछ चमचों के साथ धनेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। चलो, हम भी तो देखें कि वह कितना पहुंचा हुआ साधु है। वे जब धनेश्वर बाबा के डेरे पर पहुंचे
महाराज, गांव के मुखिया जी आपके दर्शनों के लिए आए हैं। जाओ, उन सब मूर्खों को यहाँ भेज दो। अगले ही क्षण, आओ मुखिया, हमें मालूम है कि तुम यहाँ हमसे यही कहने आए हो कि हम अपना डेरा यहाँ से हटाकर कहीं और लगा ले। कमाल है, यह बाबा मेरे मन की बात कैसे जान गए? यह जरूर कोई पहुँचे हुए साधु हैं। क्यों मुखिया, हमारी बात सुनकर सोच में पड़ गए? अरे मूर्ख, हम धनेश्वर बाबा हैं। हमें पता है कि तुम्हारे साथ एक ऐसा व्यक्ति भी आया है जिसके मन में यहाँ के बहुत सारे भेद छिपे हैं, लेकिन इस समय हमारी समाधि का। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।